गांव के किनारे एक पुराने खूंटे से कालू बंधा रहता था। उसकी गर्दन पर बंधी रस्सी खिंची हुई थी जो उसे हिलने डुलने से रोकती थी। तभी गांव के लड़के शोर मचाते हुए आए। एक लड़के ने कालू की पूंछ के पास जलता हुआ पटाखा फेंका। धमाके की आवाज के साथ चिंगारियां उड़ी। कालू डर से उछला, लेकिन रस्सी ने उसे वापस खींच लिया। वो खूंटे के चारों ओर गोल गोल घुमा, उसके खुरों से धूल उड़ने लगी। बच्चे उसकी घबराहट देखकर जोर जोर से हंसने लगे। कालू ने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपनी थकी हुई आंखों को ऊपर उठाया और दूर बहती नदी की ओर देखा। नदी की लहरें शांत थीं, लेकिन कालू का शरीर उस खूंटे से बंधा रहा। उसके पैरों पर पत्थर के घाव थे जिनसे खून की बूंदें रिस रही थीं। वो एक कदम आगे बढ़ाता तो रस्सी उसे झटके के साथ पीछे खींच लेती। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, जबकि बच्चे उसके चारों ओर दौड़ते रहे। कालू ने न तो कोई आवाज निकाली और न ही कोई विरोध किया। वो बस उस नदी के पानी को देखता रहा जहां दूर मछलियां तैर रही थीं। बल्टूराम भारी गठरियों के साथ खूंटे के पास पहुंचा। उसने रस्सी खोली और कालू की पीठ पर एक के बाद एक भारी बोरे लाद दिए। कालू का शरीर बोझ के नीचे दब गया। उसके घुटने मिट्टी में धंस गए। पलटूराम ने एक छड़ी उठाई और कालू के पिछले हिस्से पर जोर से प्रहार किया। कालू ने दर्द से अपना सिर झटका, लेकिन आगे बढ़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों से नदी की ओर चल पड़ा। हर कदम पर गठरियों का वजन उसकी रीढ़ पर दबाव डाल रहा था। रास्ते में गांव के लोग खड़े थे। एक आदमी ने कालू की ओर इशारा किया और जोर से हंसा। उसने चिल्लाकर कहा, देखो मूर्ख जानवर, आज फिर भारी बोझ ढो रहा है। कालू ने रुकने की कोशिश की, लेकिन पलटूराम ने फिर से छड़ी घुमाई। कालू ने अपनी गर्दन झुका ली और आगे बढ़ता रहा। उसके खुरों से सूखी मिट्टी उड़ रही थी। नदी के किनारे पहुंचकर पलटूराम ने गठरियों को जमीन पर पटक दिया। कालू की सांसें फूल रही थीं। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वह नदी के पानी की ओर देखने लगा जहां मछलियां उछल रही थीं। आसपास के लोग अभी भी उसे देखकर उपहास कर रहे थे, लेकिन कालू ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस उस बहते पानी की ठंडक को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर की धूप नदी के पानी पर चमक रही थी। मुरली नदी के दूसरे किनारे पर अपनी गेंद के साथ खेल रहा था। वो गेंद को हवा में उछालता, फिर उसे अपने पैरों से जोर से मारता। गेंद घास पर लुढ़कती और मुरली उसके पीछे दौड़ता। उसकी हंसी की आवाज नदी के सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक उसने गेंद को एक जोरदार किक मारी। गेंद हवा में एक चाप बनाती हुई तेजी से लुढ़की और किनारे के पास ढलान से होती हुई पानी की ओर चली गई। मुरली उसके पीछे भागा। वो रुकने के बजाय गेंद को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। गेंद पानी की सतह पर तैरने लगी। मुरली ने बिना सोचे किनारे से अपना पैर आगे बढ़ाया। उसने पानी की गहराई को नहीं परखा। उसका एक पैर फिसला और वो लड़खड़ाते हुए गहरे पानी में उतर गया। पानी उसके घुटनों तक पहुंचा, फिर कमर तक। वो गेंद की ओर हाथ बढ़ाता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से गेंद को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां गेंद से टकराईं, पानी के नीचे की हलचल बढ़ गई। मुरली ने गेंद को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। मुरली ने गेंद को अपनी बाहों में भर लिया। तभी पानी के नीचे एक भारी हलचल हुई। कीचड़ और बुलबुले सतह पर उभर आए। एक विशाल जबड़ा बिजली की गति से ऊपर आया और मुरली के टखने को अपने दांतों के बीच जकड़ लिया। मुरली का शरीर झटके से पानी के अंदर खिंच गया। उसने अपना संतुलन खो दिया और उसका सिर पानी के नीचे चला गया। उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। मुरली का चेहरा पानी की सतह पर आया। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक तीखी चीख निकाली। वो चीख नदी के शांत वातावरण को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। किनारे पर खड़े उसके दोस्त ये दृश्य देखकर जड़ हो गए। उनकी आंखें फटी रह गईं और चेहरे डर से सफेद पड़ गए। एक पल की स्तब्धता के बाद वे चिल्लाते हुए पीछे की ओर मुड़े। वे रेत पर लड़खड़ाते हुए अपनी जान बचाने के लिए गांव की दिशा में तेजी से दौड़ने लगे। मुरली का पैर पानी के नीचे बुरी तरह फंसा था। किनारे पर अब कोई नहीं बचा था, सिर्फ नदी का शोर और मुरली की डूबती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के किनारे कालू घास चरने में व्यस्त था। अचानक हवा में गूंजती वो चीख उसके कानों तक पहुंची। कालू के कान खड़े हो गए। उसने घास चबाना छोड़ दिया और गर्दन उठाकर नदी की दिशा में देखा। वो मुरली की आवाज थी। कालू के नथुने तेजी से फूलने और पिचकने लगे। उसने अपनी गर्दन को झटके से घुमाया और उस खूंटे की ओर दौड़ने की कोशिश की जिससे वो बंधा था। रस्सी तन गई और उसे पीछे की ओर खींचने लगी। कालू ने अपने चारों पैरों को जमीन में गड़ा दिया। उसकी मांसपेशियां तनाव से फूल गईं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खूंटा मिट्टी में थोड़ा हिल गया। कालू ने फिर से जोर लगाया, इस बार अपनी गर्दन को पूरी ताकत से झटकते हुए। लकड़ी का वो खूंटा जमीन से थोड़ा बाहर निकल आया। कालू ने पीछे की ओर जोर का झटका दिया। खूंटा मिट्टी से उखड़ गया और रस्सी के साथ हवा में उछला। कालू अब पूरी तरह मुक्त था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया।
वो नदी के किनारे की ओर दौड़ पड़ा। उसके खुरों की आवाज जमीन पर धमक पैदा कर रही थी। वो तेजी से ढलान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, नदी का वो हिस्सा जहां से मुरली की आवाज आ रही थी। वह बिना रुके सीधे पानी की लहरों की ओर लपका। कालू ने नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी। पानी के छींटे चारों ओर बिखर गए और नदी की सतह पर बड़े बड़े घेरे बन गए। कालू का शरीर पानी के अंदर डूब गया, केवल उसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा सतह से ऊपर दिखाई दे रहा था। उसने अपने पैरों को पानी में तेजी से चलाया, जिससे वो तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां मुरली संघर्ष कर रहा था। पानी का बहाव तेज था, लेकिन कालू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो पानी के भीतर नीचे की ओर गया। वहां का दृश्य धुंधला था, कीचड़ के कारण दृश्यता कम थी। कालू ने अपनी आंखों को सिकोड़कर पानी के भीतर देखा। मुरली का शरीर पानी के नीचे एक तरफ झुका हुआ था और मगरमच्छ उसे गहराई में खींचने की कोशिश कर रहा था। कालू ने बिना किसी डर के मगरमच्छ की ओर रुख किया। उसने अपने जबड़ों को खोला और मगरमच्छ की पूंछ के मोटे हिस्से को अपने मजबूत दांतों के बीच जकड़ लिया। मगरमच्छ ने अचानक महसूस किया कि कोई और उसे पीछे से खींच रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और पानी के भीतर एक जोरदार हलचल पैदा हुई। पानी के अंदर बुलबुले तेजी से ऊपर आने लगे। कालू ने अपनी गर्दन को पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचा। मगरमच्छ ने कालू को अपनी पूंछ से झटका देने की कोशिश की, लेकिन कालू ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। दोनों के बीच पानी के अंदर एक भीषण शारीरिक मुकाबला शुरू हो गया। पानी के भीतर का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर था। कालू ने अपने पूरे शरीर का भार मगरमच्छ पर डाल दिया। उसने अपने खुरों से नदी की तली की रेत को जोर से दबाया और अपनी गर्दन को झटके से ऊपर की ओर खींचा। मगरमच्छ ने पानी के अंदर गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन कालू की पकड़ चट्टान जैसी मजबूत थी। कालू ने उसे ऊपर की ओर धकेला, जिससे मगरमच्छ का शरीर पानी की सतह पर आ गया। पानी में भारी हलचल हुई। कालू ने फिर से जोर लगाया और मगरमच्छ को किनारे की ओर धकेलना शुरू किया। मगरमच्छ ने अपने जबड़ों को और भी तेजी से मुरली के पैर पर दबाया, लेकिन कालू ने उसे एक जोरदार झटका दिया। मगरमच्छ के जबड़े ढीले पड़ गए। कालू ने उसे किनारे की उथली रेत की ओर धकेल दिया। मगरमच्छ ने कालू के प्रहारों के सामने हार मान ली। उसने मुरली का पैर छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए गहरे पानी की ओर तेजी से मुड़ गया। मुरली का शरीर पानी की सतह पर ढीला पड़ गया। कालू ने तुरंत अपने सिर के नीचे मुरली को सहारा दिया और उसे तैरकर किनारे की ओर ले आया। मुरली किनारे पर पड़ा था। उसके सांस लेने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मुरली जीवित था और कालू उसके पास खड़ा था। गांव वाले दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे। मुरली रेत पर लेटा था। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। कालू के शरीर से पानी टपक रहा था और वो अपनी थकान के बावजूद स्थिर खड़ा था। पलटू राम की आंखों में पानी भर आया। उसने कालू के गर्दन के पास हाथ रखा और उसे मजबूती से सीने से लगा लिया। मुरली ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने कालू के सिर पर हाथ फेरा और अपना चेहरा उसके पास ले गया। कालू ने अपनी गर्दन को मुरली के कंधे से सटा दिया। मुरली ने कालू की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। कालू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव के बच्चे अब उसके पीछे पीछे चलने लगे। गांव की गलियों में अब कालू का चलना एक अलग ही दृश्य था। वो अब खूंटे से नहीं बंधा था। जब वो गांव के बीच से गुजरता, लोग अपनी चौपालों से उठकर उसे रास्ता देते। वे बच्चे जिन्होंने कभी कालू की पूंछ में पटाखे बांधे थे, अब उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े होते और उसे बड़े सम्मान से देखते। नदी की लहरें आज भी वही कहानी सुनाती हैं और कालू अपनी नई पहचान के साथ गांव की शांति का पहरेदार बना हुआ है। सच्ची वीरता निस्वार्थ फैसलों में होती है।